हेलो गाइस, आज हम एक बहुत कॉमन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं पीछे, फोर्स। ठीक है, अपने फोर्स वर्ड अपनी ज़िंदगी में बहुत कॉमनली सुना हुआ, मतलब हर दूसरे कदम पे हम ये फोर्स वर्ड सुनते हैं। भाई किसी ने किसी को धक्का लगा दिया तो वो एक फोर्स है। किसी ने किसी का हाथ पकड़ खींचा तो कर भाई तेरे अंदर तो बहुत फोर्स है, तो मतलब एक बार में मुझे खींच दिया। ठीक है, इसके अलावा भी मतलब मैंने सिर्फ एक दो एग्जांपल दिए हैं फोर्स के। इसके अलावा भी हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह फोर्स के बारे में हम कुछ ना कुछ सुनते हैं। मतलब कोई ऐसा दिन आपका नहीं जाता होगा जहाँ आपने कुछ फोर्स के बारे में ना सुना। तो अल्टीमेटली फोर्स है क्या? ठीक है, और फोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता करनी है आज की क्लास में। मतलब बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 9 एनसीईआरटी का। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस पूरे चैप्टर में हम फोर्स पढ़ेंगे और फोर्स से रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये लॉज हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, सबसे सिंपल लैंग्वेज में किसी चीज को धकेलना या किसी चीज को खींचना क्या कहलाता है? फोर्स। तो आपसे अगर कोई पूछता है फोर्स क्या है, तो इट इज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज को धकेलना या किसी चीज को खींचना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। याद रहेगा, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है फोर्स क्या, तो बता दोगे पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो इतनी चीज क्लियर होगी कि किसी चीज पे धकेलना है, किसी चीज को खींचना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अब हमारे आसपास बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कितनी भी ऊंचाई पे चला जाऊं, गिरूंगा जमीन पे, या बॉल को कितने भी ऊपर फेंक दो वो जमीन पे ही गिरेगी। तो बॉल जो जमीन पे गिर रही है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो वो कौन सा फोर्स है? वो क्या है? मस्कुलर फोर्स है। इसे ऐसा समझ सकते हैं, जब आपने बॉल को ऊपर फेंका है, जब आपने क्या करा, बॉल को ऊपर फेंका है, ये आपकी बॉल है, आपने इसको ऊपर फेंक दिया, तो आपने जो फोर्स लगाया होगा वो कौन सा फोर्स लगाया होगा? मस्कुलर फोर्स। अब आप देखते हैं जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है, बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। एक मैक्सिमम हाइट पे आने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। फिर ये नीचे आने शुरू होगा। तो अल्टीमेटली जब ये बॉल ऊपर जा रही थी ना, जब ये बॉल ऊपर जा रही थी तो उस समय इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे थे। एक तो एक्चुअली एक फोर्स तो लग नहीं रहा था, लग चुका था, मस्कुलर फोर्स जो आपने उसको दी थी वो उसकी वजह से ऊपर जा रहा था। एट द सेम टाइम उसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फोर्स क्या करता है, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर रहा था। ठीक है, फिलहाल ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बस इतना बता रहा हूँ कि फोर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। दिस इज मस्कुलर फोर्स, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं खाना खाता हूँ, उससे मुझे एनर्जी मिलती है, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ केमिकल फोर्स। ठीक है, ये लाइट है जिससे तुम मुझे देख पा रहे हो, दैट इज लाइट एनर्जी। समझ में आए? तो लाइट एनर्जी एक एनर्जी है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे फोर्स होते हैं। जैसे एनर्जी की एक टाइप लाइट है, वैसे फोर्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा। ठीक है, ये दो फोर्स हो गए। इसके अलावा एक फोर्स आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जो किसी चीज को अपोज करता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं फोर्स 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 फोर्स। तो फोर्स होता क्या है? सिंपल शब्दों में पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। या मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स एक ऐसी एजेंसी है, फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो स्टेट चेंज करने की कोशिश करती है। अब ये स्टेट क्या है? कोई चीज रुकी हुई है तो उसकी स्टेट है, कोई चीज चल रही है तो वो उसकी स्टेट है। तो स्टेट चेंज करने से मतलब है रुके हुए को चला सकता है, चलते हुए को रोक सकता है, किसी की स्पीड को बढ़ा सकता है, किसी की स्पीड को कम कर सकता है। अब डेफिनेटली कर देगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट कोशिश करेगा। तो फोर्स इज द एजेंसी दैट ट्राइज टू चेंज स्टेट, शेप, पोजीशन एसेट्रा ऑफ एन ऑब्जेक्ट। याद रहेगा, फोर्स एक एजेंसी है जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट, शेप एसेट्रा को चेंज करने की कोशिश करता है। मैं फिर बता रहा हूं, कोशिश करता है। इट इज नॉट श्योर कि वो चेंज कर ही देगा, कोशिश करता है। ठीक है, तो पहले से आपको बता सके फोर्स क्या है।
पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि फोर्स की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, हमारे आसपास अलग अलग टाइप की फोर्सेस अवेलेबल हैं। तो दो बातें आपको पता चल गई। तीसरी बात ये कि फोर्स दो टाइप की होती है, एक होती है बैलेंस फोर्स, एक होती है अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कोई डेस्क है, ठीक है, इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है। ये कोई डेस्क है, इसके ऊपर तुम्हारी कोई बुक रखी हुई है। ये कोई डेस्क है, इसके ऊपर बुक रखी हुई है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इस बुक के ऊपर कोई फोर्स लग रही नहीं लग रही, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जवाब होगा नहीं लग रही। ठीक है, मैंने आपसे कहा इस बुक के ऊपर कोई फोर्स लग रही कि नहीं लग रही, तो आपका मोस्ट प्रोबेबल जवाब क्या होगा कि सर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। बट इस जगह पर अगर मैं देखता हूँ ध्यान से तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। पहली चीज तो ये कि इस बुक के ऊपर नीचे फोर्स लग रहा होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इसको कहाँ खींच रही होगी? नीचे। ग्रेविटी इसके ऊपर कहाँ खींच रही होगी? उसको नीचे। एट द सेम टाइम इसके ऊपर एयर का कुछ प्रेशर होगा, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं, वो भी क्या कर रहा होगा? नीचे जा रहा होगा। ये दो फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है और एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नीचे लग रहा है। इंस्टेड ये बुक इस टेबल के ऊपर रखी हुई है, ना ये नीचे आ रहा है ना ही ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो ऊपर भी लग रहा होगा, कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो क्या कर रहा होगा? ऊपर भी लग रहा होगा। आइए बात समझ में। तो इस बुक के ऊपर कोई एक फोर्स और भी है ऊपर की तरफ लगने वाला, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। तो फिलहाल मुझे नॉर्मल रिएक्शन से लेना देना था, मुझे समझाता फोर्स। फोर्स की एक टाइप होती है बैलेंस फोर्स। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो लग रहा है बट टोटल फोर्स क्या है? जीरो है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। याद रहेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो होता है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस फोर्स। याद रहेगा, इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन इट इज सेड टू बी बैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स का एक और एग्जांपल लगा लेते हैं। मान लो यहाँ पर हम ना रस्सा कस्सी का गेम खेल रहे थे। अब ये दो भाई बंधु थे या लेट्स से दो बहनें थी, दोनों मान लेते इक्वल फोर्स अप्लाई करके इसको खींच रहे हैं। ठीक है, ना तो ये इधर जा रहा है ना तो ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मान लेते हैं ये F1 ये लड़की फोर्स लगा रही है, F2 ये लड़की फोर्स लगा रही है, तो दोनों का टोटल फोर्स कितना है? बराबर है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। दोनों जो फोर्सेस लगा रही हैं F1 और F2 दोनों बराबर हैं, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये जो चीज यहाँ पर है ना तो वो उस तरफ जाएगी ना तो वो इस तरफ जाएगी, तो इस चीज को हम क्या बोलने वाले हैं? बैलेंस फोर्स। अगर आपसे कोई पूछता है बैलेंस फोर्स क्या, तो आप क्या बता सकते हो? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनबैलेंस फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो नहीं है, इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो देन इट इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब ये तो बैलेंस फोर्स का एग्जांपल था कि भैया बैलेंस फोर्स का एक एग्जांपल दे दो। ये था बैलेंस फोर्स। अब भाई क्लास की खाती पीती स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है, और एक कोई बच्चा है दूसरी तीसरी क्लास का, ये 10th की कोई स्टूडेंट है, ये 5th का कोई स्टूडेंट होगा। अब दोनों ने इसको खींचना शुरू करा, तो भाई थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये खींच खाच के सारी चीज को क्या करेगी? अपनी तरफ ले आएगी। थोड़ा बोल सकता ना, इसने फोर्स F1 लगाया, इसने फोर्स F2 लगाया, तो F1 क्या ग्रेटर है, तो ये बॉल क्या करेगी? इस तरफ मूव कर जाएगी। ये जो चीज है वो क्या करेगी? इस तरफ मूव कर जाएगी। तो ये कैसा फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स। कैसा फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आपको दो बातें जो याद रखनी हो ये कि बैलेंस फोर्स स्टेट को चेंज नहीं करता, बैलेंस फोर्स स्टेट को चेंज नहीं करता। एग्जांपल, अगर कोई चीज किसी स्पीड से चल रही है तो उसी स्पीड से चलेगी, मतलब स्पीड ना तो बढ़ेगी स्पीड ना तो घटेगी। ठीक है, अगर किसी चीज के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया जाएगा, या तो स्पीड बढ़ जाएगी
या तो स्पीड घट जाएगी या रुक भी सकता है या रुके हुए से चल भी सकता है, याद रहेगा। तो बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन इट इज बैलेंस, इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो देन इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। तो बेसिकली बैलेंस फोर्स चेंज नहीं करता, अनबैलेंस्ड फोर्स चेंज करता है। आगे बात समझ में। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। इसमें आप लोगों के दिमाग में बात होगी सर आपने नॉर्मल रिएक्शन बताया था फिर आगे समझाया नहीं क्या होता है। देखो जब भी आप किसी चीज को नीचे धकेलते हो, किसी डेस्क के ऊपर बैठे हो तो आपका वेट नीचे लग रहा होगा पर आप नीचे गिर नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या डेस्क भी एक फोर्स ऊपर लगा रहा है। तो डेस्क जो फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। जब भी मैं जमीन पे खड़ा हूँ नीचे की तरफ को फोर्स लगाऊंगा ग्रेविटी की वजह से, वेट की वजह से फोर्स मेरा नीचे लगेगा, ग्रेविटी मुझे नीचे खींच रही है, लेकिन मैं नीचे नहीं जा रहा क्योंकि जमीन मेरे ऊपर एक ऊपर फोर्स लगा रही है। तो जमीन जो मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। मतलब नॉर्मल रिएक्शन एक तरह से मेरे फोर्स का अपोजिंग फोर्स है जो कौन लगा रहा है, जिस सरफेस में मैं खड़ा हूँ, याद रहेगा। वैसे एग्जाम आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा बैलेंस फोर्स क्या होता है, आपसे पूछेगा अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, आपसे पूछेगा फोर्स क्या होता है। तो अब बता देना फोर्स क्या है। पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या है, अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो देन इट इज बैलेंस फोर्स, अगर नहीं है जीरो तो क्या हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता, अनबैलेंस फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखनी है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको, वो क्या, ध्यान से सुनना। फिजिक्स की दुनिया में ना जिन चीजों का नाप सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो उस हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप हाइट नाप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। वेट नाप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये चैप्टर कितना खतरनाक है ये आप नहीं नाप सकते, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो भैया जो चीज आप नाप सकते हैं क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। दो टाइप की होती है, ठीक है। पहले होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। एक क्या होती है स्केलर, एक क्या होती है वेक्टर। स्केलर का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अगर किसी चीज को नापने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर किसी चीज को नापने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या कहलाएगा स्केलर। और अगर किसी चीज को नापने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए तो क्या कहलाएगा, वेक्टर। तो अब ये स्केलर और वेक्टर हमारे समझ में नहीं है, थोड़ा और समझाइए। जो ध्यान से देखना, एग्जाम्पल दूंगा आप समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको मैंने कहा कि 4 किलो आटा लेके आना है, 4 किलो क्या लेके आना है, आटा लेके आना है। तो क्या आप दुकान वाले से जाके बोलोगे कि भाई इस तरफ दुकान है तो लूंगा, उस तरफ दुकान है तो लूंगा। 4 किलो आटा कहीं भी ले लो, कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं। मतलब 4 किलो आटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन की दुकान से लोगे तो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि आटा कैसी क्वांटिटी है, आटा एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है। मतलब आटा बेसिकली, मैं आटे की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मास की। 4 किलो का मतलब क्या, मास। और मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एट द सेम टाइम एक एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा सा ऑड है पर इवन बन जाएगा हमारे लिए। कैसे, 4 दोस्त हैं, चलो मान लें 3 दोस्त हैं। 3 दोस्त हैं, 2 आगे वाली सीट पे बैठ गए, एक ड्राइवर होगा, एक उसका बेस्ट फ्रेंड होगा और एक पीछे तीसरे को बैठा रखा है जिसको मतलब बकवासबाजी करने के लिए रखा हुआ, मतलब मेहनत करवाने के लिए रखा हुआ है। अब बेचारा पके जा रहा है, उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। एक टाइम आता है किसी जगह को खड़े थे, ठीक है। एक टाइम आता है जहाँ पर उनकी गाड़ी क्या हो गई, अटक गई, या मान लो गाड़ी खड़ी करके कुछ पिकनिक मनाते हैं। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो 2 ने सोचा कि इससे क्या करते हैं, मजे लेते हैं। मजे लेने के लिए क्या कहा कि भाई एक बार गाड़ी को धक्का दियो, मतलब कुछ टाइम था कि गाड़ी को धक्का देना है, ठीक है। अब वो बंदा गुस्से में तो था ही, वो गाड़ी से उतरा, उसने यहाँ से क्या करा, धक्का दे दिया, यहाँ से धक्का दे दिया गाड़ी को, गाड़ी नीचे जाके गिर गई और उन लोगों की आत्मा कहाँ चली गई, ऊपर। तो भैया उन्होंने क्या कहा था, फोर्स लगाने के लिए, धक्का लगाने के लिए, इसने धक्का लगा दिया पर धक्के से फायदा नहीं हुआ, क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इसमें ऐसा क्या गड़बड़ी हुई, मुझे बताएगा ऐसा क्या हुआ है। देखो ध्यान से,
उन्होंने कहा था धक्का लगाने के लिए और उसने लगाया भी धक्का ही है, मतलब बात सेम है। उसने कहा कि भाई फोर्स लगा दे, इस बंदे ने फोर्स लगा दिया, ठीक है, पर गाड़ी नीचे गिर गई। तो क्या वो चाहते थे कि उन्हें नीचे गिराया जाए? आंसर है नहीं। एक्चुअली उन्होंने जब कहा कि गाड़ी में फोर्स लगाना है तो फोर्स के लिए डायरेक्शन कंपल्सरी है। डायरेक्शन क्या है? कंपल्सरी है। अब उनके कहने का मतलब रहा हो कि पीछे जाके धक्का देना। उन्होंने क्या कहा था? पीछे जाके धक्का देने के लिए। इसने क्या करा? आगे से धक्का देके नीचे गिरा दिया। क्या डिफरेंस है यहाँ पे? फोर्स का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फोर्स का डिफरेंस है। और फोर्स का डिफरेंस किस बात पे पड़ा है? यहाँ पे डायरेक्शन पे पड़ा है। लगाने इसको फोर्स ही था, इसने लगा दिया, पर डायरेक्शन क्या करी है? गलत लगाई है। अब इसे उठाने के लिए मैं ऊपर खींचूंगा ना, नीचे तो नहीं धकेलूंगा उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत है। फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत है। अब ध्यान से समझना, आपको चलना है, चलने के लिए आप क्या करोगे? जमीन को पीछे धकेलोगे तो ही आगे चलोगे। अगर जमीन को आगे धकेलोगे तो कहां जाओगे? पीछे जाओगे। आई बात समझ? या इन सभी एग्जांपल को हटा के एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। आपने मेरे से पूछा सर आपका घर कितना है, कितनी दूर है? हमें आपके घर जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर मेरे घर आ जाना। तो क्या तुम मेरे घर आ पाओगे 50 मीटर की दूरी सुन के? जी नहीं। मेरे घर पहुंचने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है। तो ऐसी चीजें जहां पर डायरेक्शन की जरूरत होती है उन्हें क्या बोलते हैं? वेक्टर। और जहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर। याद रहेगा? स्केलर का एग्जांपल क्या है? मास। और वेक्टर का एग्जांपल क्या है तुम्हारा? फोर्स। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस। इसका एक एग्जांपल क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये था तुम्हारा स्केलर और वेक्टर। आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें मैंने आपको बताई कि फोर्स क्या है, कैसे है, फोर्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर है कि वेक्टर है। एक बार ये चीज कॉपी मैंने चलिए नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली जो हमारा अगला टॉपिक करना है वो टॉपिक है हमारा फोर्स के लॉस। ठीक है, फोर्स हमने पढ़ लिया, टाइप ऑफ फोर्स पढ़ लिया, फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है हमने ये भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमने फोर्स के कुछ फंडामेंटल लॉस पढ़े हैं, बोलते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली आज हम क्या करना है? लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम एक बेसिक सी चीज करने वाले हैं, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट किसका है? ये गैलीलियो गैलीली का। गैलीलियो का एक एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से देखना क्या एक्सपेरिमेंट है ना। उन्होंने क्या करा? दो इंक्लाइन प्लेन ले लिए। बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन थी, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ खास है नहीं। उन्होंने नोटिस करा कि अगर बॉल को यहां से छोड़ रहे हैं ना, तो बॉल दूसरी साइड कहां तक जा रही थी? सेम हाइट तक जा रही थी। ठीक है, उन्होंने क्या करा? ऐसे इंक्लाइन प्लेन ले लिया, फिर उन्होंने क्या करा? यहां से छोड़ा तो बॉल कहां तक गई? यहां तक ही गई। मतलब कहने का क्या मतलब है? जिस हाइट से वो बॉल को छोड़ रहे थे उसी हाइट तक दूसरे वाले इंक्लाइन प्लेन पे बॉल जा रही थी। तो गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन थी। क्या ऑब्जर्वेशन थी? कि एक इंक्लाइन से जितनी हाइट पे बॉल छोड़ेंगे वो दूसरे हाइट पे जाएगी, उतनी हाइट पे जाएगी, दूसरे इंक्लाइन पे उतनी हाइट पे जाएगी, उसके स्लोप पे नहीं डिपेंड करेगी। एग्जांपल के लिए ध्यान से देखना, यहाँ पर कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। बेसिकली किस चीज पे डिपेंड कर रही है? हाइट पे डिपेंड कर रही है, स्लोप के लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही। तो किसकी ऑब्जर्वेशन थी? गैलीलियो गैलीली की। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने एक चीज और करी थी, अगर वो इसे इंक्लाइन से छोड़ते हैं ना तो वो लगभग कहां तक जानी चाहिए? बहुत आगे तक जानी चाहिए। कहां तक जानी चाहिए? बहुत आगे तक जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी से हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिला था कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है। कहां से पता चला था हमें? इस वाले स्लोप वाले इंसिडेंट से पता चला था। जब उसने छोड़ा तो लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता था, ऑल्दो प्रैक्टिकल केसेस में कर नहीं पाएगा, लेकिन वो करना चाहता था। ठीक है, खैर ये सब एग्जाम में तुमसे कभी नहीं पूछे गैलीलियो कौन, गैलीली क्या, जो भी है। हम सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या है हमारा?
पहला लॉ यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हम बात करते हैं। आज की क्लास में फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे और अगली क्लास में फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने कहाँ देखा होगा। जैसे बस में कभी कभी ब्रेक लगते हैं अचानक से, तो हम आगे की तरफ गिरते हैं ना। जब बस में ब्रेक लगती है तो हम क्या होता है, आगे की तरफ गिरते हैं। या सडनली कोई बाइक में रेस दे दे, एकदम से हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं। तो ये ब्रेक लगने से आगे गिरना, एक्सेलरेट करने से पीछे गिरना, ये सारी चीजें किसको इंडिकेट करती हैं, फर्स्ट लॉ को। ठीक है, फर्स्ट लॉ एक सिंपल सी चीज कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहता है। यार ये जो फर्स्ट लॉ है ना, वो तुम्हारे रियल डे एवरीडे लाइफ में रोज के रोज तुम एक्सपीरियंस करते हो, और हमारा जो बिहेवियर है वो भी फर्स्ट लॉ की तरह है। अब हमारा बिहेवियर का क्या मतलब है, अब तुम बैठ गए ना टीवी देख रहे हो, तुम्हारी मम्मी ने कह दिया जाके नहा लो, तुम्हें वैसे गर्मी लग रही है, नहाने का मन भी कर रहा है, मच्छर भी काट रहा है, फिर भी तुम नहाने नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा भी एक अंदर का इंटरनल लॉ है, आलस लॉ। आलस लॉ क्या कहता है कि अगर हम जिस सिचुएशन में पड़े हुए हैं, हम उसी सिचुएशन में पड़े रहना चाहते हैं, चाहे हमारे फायदे की बात हो चाहे हमारे नुकसान की बात हो, हम फॉलो कतई नहीं करेंगे। तो यही फर्स्ट लॉ भी है। फर्स्ट लॉ भी कुछ ऐसा ही है, समझ रहे हो। जब तक तुम्हें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए, तब तक तुम अपनी हरकत नहीं बदलते। तुम घर में बैठ के टीवी देख रहे हो, तुम्हारी मम्मी प्यार से कह रही है बेटा पढ़ ले, किताब निकाल ले, बेटा पढ़ ले, किताब निकाल ले, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट लॉ तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। फिर सडनली पापा का एक हाथ आएगा या पापा की आवाज आएगी, वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगी और एकदम से तुम जय हिंद के नारे लगा के पढ़ने के लिए बैठ जाओगे। तो कुछ फर्स्ट लॉ ऐसा ही है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा जब तक बाहर से फोर्स ना लगे। याद रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा जब तक बाहर से फोर्स ना लगे। याद रहेगा, और वो फोर्स भी कैसा लगना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स। कैसा फोर्स लगना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स। याद रहेगा, एन ऑब्जेक्ट wants to continue state of rest or of uniform motion। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, unless compelled by some unbalanced external agency। जब तक बाहर से अनबैलेंस फोर्स ना लगे। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या, तो बता दोगे First law states that an object wants to continue state of rest or of uniform motion unless compelled by some external agency। याद रहेगा, जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करता है। याद रहेगा। अच्छा, फर्स्ट लॉ जिस चीज की वजह से होता है उस चीज को क्या बोलता हूं, इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, बेसिकली तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन लिख देता हूं। फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है, एन ऑब्जेक्ट देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट वांट्स टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। और वो एजेंसी कैसी होनी चाहिए,
अनबैलेंस, ठीक है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया प्रॉपर्टी है, देखो हर, मैंने कहा ना हर ऑब्जेक्ट चलता हुआ ऑब्जेक्ट चलते रहना चाहता है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट रुके रहना चाहता है, तो जिस वजह से वो ऐसा करता है उस वजह को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जिस वजह से वो ऐसा करता है उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। याद रहेगा, इनर्शिया ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो मोशन के स्टेट चेंज को अपोज करता है। इनर्शिया ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट मोशन के स्टेट चेंज को अपोज करता है, मतलब मोशन में स्टेट चेंज नहीं करने देता, जिस वजह से नहीं करने देता, दैट वजह इज कॉल्ड इनर्शिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं इनर्शिया समझने की कोशिश करता हूं तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग इनर्शिया होता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट का क्या होता है? अलग अलग इनर्शिया होता है। अगर ऑब्जेक्ट हल्का है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम। अगर ऑब्जेक्ट भारी है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एग्जांपल के लिए एक छोटी सी साइकिल आपकी तरफ आ रही है, उसको रोक सकते हो, एकदम हाथ लगाया और क्या कर दिया? रोक दिया, ठीक है। अब एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है बहुत स्लो स्पीड में, उसको आप ट्रक को रोकना चाहते हो, आप नहीं रोक पाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, और साइकिल का मास कम है तो इसका इनर्शिया भी क्या है? कम है। तो क्या बोल सकता हूं मैं? इनर्शिया इज मेजर्ड बाय मास। ठीक है, बेसिकली क्या हो जाएगा? मोर मास मीन्स मोर इनर्शिया। तो इसका यही मतलब है, एक फुटबॉल को किक करना आसान है, उसी के साइज के ईंट को, उसी के साइज के पत्थर को किक करना क्या है? मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फुटबॉल का मास कम है, इनर्शिया कम है, पत्थर की बॉल का मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे टाइप ऑफ इनर्शिया, या इनर्शिया किस किस चीज पर डिपेंड करती है, ये सब चीजें हम थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, और अगली क्लास में चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इनर्शिया के बारे में और भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या करना है आपको? ये चीजें जितनी मैंने बताई सबको 2-3 बार, 1-2 बार वीडियो